जय हिंद बच्चों। आज हम विलयन के भाग 7 में अणु संख्य गुणधर्म एवं उनकी सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना सीखेंगे। अणु संख्य गुणधर्म को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। या हम परिभाषा के रूप में कहेंगे तो विलयन के वह गुण जो विलयन के कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये जो इस अध्याय में हम 4 अणु संख्य गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको हम भाग 5 में राउल्ट के नियम के साथ देख चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा अणु संख्य गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन या जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा अणु संख्य गुणधर्म ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस भाग में देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, या एलिवेशन भी इसका मतलब भी बढ़ना। तो जिस तरह से कि हमने वाष्प दाब में देखा था कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी विलेय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता था? कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? विलायक का क्वथनांक कम होता है और विलेय मिला देने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्वथनांक क्या होता है? सबसे पहले तो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। लेकिन उससे बड़ी कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि विलायक का वाष्प दाब जो था वो अधिक था, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। अब वायुमंडलीय दाब तो अपनी जगह पर है, तो विलयन को वायुमंडलीय दाब के बराबर वापस से वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो अधिक ऊर्जा जो होती है वो क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसलिए ये यहाँ पर लिखा हमने कि द्रव में विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ये तो ठीक है। अतः पुनः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, अतः विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में उच्च ताप पर उबलने लगता है। तो इसको सांकेतिक भाषा में हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि वाष्प दाब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एरो को नीचे लगाया तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक इंक्रीज होगा, एरो को ऊपर लगाया बढ़ेगा। वाष्प दाब कम होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में प्रदर्शित करें कि T0B ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB जो है वो विलयन का क्वथनांक होगा। तो अभी हमने जो देखा कि विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, मतलब TB इज ग्रेटर देन T0B। तो यदि इन दोनों का अंतर निकालेंगे कि कितना क्वथनांक बढ़ेगा तो TB माइनस T0B इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB। तो यहाँ देखो इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। इस ग्राफ में बताया है कि ये देखिए यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ रहा है ऊपर
और इस साइड ये नीचे वाले एक्सिस पे है ताप, इस साइड बढ़ रहा है। तो विलायक की जो लाइन है वो ऊपर है और विलयन की लाइन नीचे है, मतलब विलायक का वाष्प दाब अधिक है और विलयन का वाष्प दाब कम है। और इस लाइन को जो टेम्परेचर से जो काटने वाली लाइन बिंदु है वो ये और ये दो बिंदु हैं। ये विलायक का क्वथनांक नीचे देखें हम T0 B और विलयन का क्वथनांक TB। तो ज़्यादा कौन सा है? विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है TB और T0 B कम है। और इन दोनों का डिफरेंस शो हो रहा है यहाँ पे डेल्टा TB। ये जो है डेल्टा TB ये है क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ आते हम कि तनु विलयनों में क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB विलयन में विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। यानी हमें इसमें क्वथनांक उन्नयन की सहायता से हमको अणुभाग निकालना है विलेय का। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि डेल्टा TB समानुपाती है मोललता M के। तो इसको इक्वल में बदलना है, तो यहाँ पे KB का मल्टीप्लिकेशन किया तो हो गया डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो यहाँ पर यदि M बराबर 1 हो यानी कि विलयन 1 मोलल हो, 1 मोलल विलयन आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल सॉल्यूशन 1 मोल विलेय घुला हो तो उसे 1 मोलल विलयन कहेंगे। तो यदि 1 मोलल विलयन हो तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो होगा वो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। तो मोलल क्वथनांक स्थिरांक की जो परिभाषा भी होगी वो ये होगी कि 1 मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। अब हम आगे बढ़ें कि मोललता के लिए हमने सूत्र जो देखा था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये किलोग्राम्स में मात्रा थी विलायक की। W1 जो है विलायक की ग्राम में मात्रा, यदि किलोग्राम्स में लिखी हो तो ऊपर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से W2 विलेय की ग्रामों में मात्रा और M2 विलेय का अणुभार जो कि हमको ज्ञात करना होता है। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये KB एज सच यहाँ पर उतारा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो ये पूरा फॉर्मूला क्वथनांक उन्नयन के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी पर आधारित आंकिक प्रश्न जो आपकी NCERT की बुक में ये दिया हुआ है, हल किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हम हल करना सीखेंगे। ये जो प्रश्न है, एक सॉसपैन में 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। उस समय दाब जो है 1.013 बार है। तो यह जल किस ताप पर उबलेगा? और जल के लिए KB का मान दिया हुआ है 0.52 किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम सूत्र जो लगाएंगे वो ये रहेगा, हमें क्या निकालना है इसमें, जल का बाद वाला ताप निकालना है कि वो किस ताप पर उबलेगा। तो पहले हम डेल्टा TB निकाल लेंगे और उसके माध्यम से फिर डेल्टा TB जो अंतर होगा और पूर्व ताप में उसको जोड़ देंगे तो हमें अंतिम ताप मिलेगा कि बाद में वो किस ताप पर उबलेगा। तो फॉर्मूला हम डेल्टा TB का लगाएंगे यहाँ पर, ये KB W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W। KB की वैल्यू दी हुई है 0.52, W2 यानी ग्लूकोज का वेट कितना है यहाँ पर 18 ग्राम, ये लिखा हमने। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है ये निकाल के रखा है यहाँ पर 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 इंटू, अब ये जो 1000 है इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल का वेट क्या दिया हुआ है 1 किलोग्राम। यदि किलोग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए डेल TB कैलकुलेट किया हमने, बहुत सिंपल है, ये ओरल भी हो सकता था ये वाला प्रॉब्लम। तो डेल TB इक्वल टू आ गया
डेल टी बी इक्वल टू 0.052 के आया, और इसमें हमने 373.15 जो है शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1.013 दाब पर। तो ये था 373.15 में हमने ये डेल्टा टीबी जोड़ दिया, तो हमें फाइनल इसका कि बाद में ग्लूकोज घोलने के बाद में ये विलयन किस ताप पर उबलेगा ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी तरह से ये अगला प्रश्न है, ये भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 के है और 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 के हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान 2.53 kg पर मोल है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर ये M2 जो है नीचे आता था, अब ये रिवर्स इनका रिप्लेसमेंट हो गया। M2 बराबर क्या हो जाएगा, Kb इंटू W2 अपॉन W1 इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी। अब देखिए इसमें हमने वैल्यू रखी, Kb की वैल्यू कितनी है 2.53 ये रखी यहाँ पर। W2 कितना हो जाएगा, विलेय जो है 1.80, ये आया 1.8। अब W1 यानी कि बेंजीन की 90 ग्राम, ये लिखा है नीचे 90 ग्राम, और विलयन का क्वथनांक पहले कितना था, बेंजीन का क्वथनांक 353.23, और जब विलयन बन गया तो 354.11 हो गया। तो डेल टीबी निकालने के लिए हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा 354.11 माइनस 353.23। ये हल किया तो ये आता है, डेल टीबी की वैल्यू निकली 0.88। तो ये यहाँ पर हमने डेल टीबी की वैल्यू भी नीचे रखी 0.88 और इसको हल किया तो इसका आंसर आया 58 ग्राम पर मोल। ये मोललता का मोलर द्रव्यमान निकला हमारा, विलेय का मोलर द्रव्यमान 58 ग्राम। अब अगला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अणु संख्य गुणधर्म खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अणु संख्य गुणधर्म विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न तो उनकी प्रकृति पर, न ही उनके भौतिक गुणों पर, बल्कि केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। यहाँ पे कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, इनकी मोलरता सबकी समान है, पर कणों की संख्या देखिए, इसमें ये आयंस 2 हैं, Na और OH, इसमें भी 2 आयंस हैं, इसमें भी 2 आयंस हैं, इसमें कितने आयंस हैं 3। तो सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा इसका होगा Na2SO4 1M। अगला देखिए, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या है, ये है K किलोग्राम पर मोल। तो बच्चों पढ़ते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।